गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल लेक्चर नंबर 25 है। और आज के लेक्चर में आप टॉपिक आपका ये ख़त्म होने वाला है, मतलब ये सब चैप्टर ही आपका ख़त्म होने वाला है। टॉपिक की बात नहीं है, चैप्टर ही आपका ये ख़त्म होने वाला है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज जो हम चीज़ों को पढ़ना है वो है सॉफ्ट पैरेट्स और हार्ड पैरेट्स के बारे में। और इसके साथ ही एक चीज़ और आप पढ़ेंगे, स्लाइड को लेके चलते हैं। आपको जहाँ पे पढ़ना है सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अब इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। रिपीट भी मैं हर वीडियो में आपको थोड़ा सा करा ही देती हूँ। तो आगे चलते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एलिनिको। एलिनिको का टॉपिक हमने कवर किया हुआ था कल। एलिनिको एलिनिको बेसिकली थोड़ा सा क्विक रिपीट कर देते हैं। एलिनिको क्या होता है? एलिनिको एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अंदर मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये एलॉय होता है, बहुत सारे मटेरियल्स को मिला के बनता है, जिसमें सब मटेरियल्स की थोड़ी थोड़ी मात्रा ली जाती है और हर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसको वो इसमें आती है। जैसे कि इस एलिन को बनाने के लिए एल्युमिनियम, निकल, आयरन और कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ी मात्रा में हम कॉपर का भी इस्तेमाल या टैल्यूमियम का भी इस्तेमाल करते हैं। कब? उसके कोरोसिव फोर्स को बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमको हाई जो बढ़ाने लगे थे, और हाइस्टेसिस लॉस हमको लो मिलता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि एल्युमिनियम को एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आता है, जिस समय हम इसी मटेरियल का यूज़ करके ज़्यादातर मैग्नेट बनाते हैं, और उससे इसी मटेरियल का यूज़ करके ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बनाते हैं, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स वहाँ पे पावर जनरेट होता है और हम डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो वहाँ पे हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इक्विपमेंट लगता है, हम उसके लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम धातु से ही वो डिवाइस बनाई जाती है। क्यों इससे बनाई जाती है? क्योंकि ये एक तो बहुत ही ज़्यादा इसमें कोरोसिव लॉस हमको बहुत कम मिलता है, हार्टिसिस लॉस हमको बहुत लो मिलता है, कोरोसिव फोर्स हमको इसमें क्या कहती है हाई मिलती है, जिसके एडी करंट लॉस हमको कम मिलता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एनर्जी लॉसेस बहुत कम होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करके और डिवाइस को बहुत अच्छा ही वर्क करा लेते हैं। तो इसलिए हम इस समय जिस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं किसी डिवाइस को बनाने के लिए वो एल्निको है, और इसका इस्तेमाल हम छोटी चीज़ों में ऐसे नहीं करते। हम जैसे हम इसका इस्तेमाल बड़े स्पेस की जो हम चीज़ें बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं स्पेस में, वो वहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इस तरह की बड़ी चीज़ों में, इंडस्ट्री में हम यूज़ को करते हैं, हाई सप्लाई को कंज्यूम करके रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एल्निको मटेरियल थोड़ी कॉस्टली होता है, इसलिए इसका यूज़ भी बहुत हाईली प्रोफाइल चीज़ों पे किया जाता है। आगे चलते हैं और दूसरी चीज़ देते हैं। यहाँ पे एक और लिख के आया एक वर्ड आपको, सॉफ्ट फेरेट्स। ये है सॉफ्ट फेरेट। सॉफ्ट फेरेट क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक मटेरियल में ही एक तरीके का मटेरियल ही होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही आता है। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि प्योर मैग्नेट, अगर कोई चीज़ मैग्नेट है, कोई मटेरियल आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में। अगर अब हम जो चीज़ अभी हम पिछला पढ़ते हुए आए हैं कि कुछ मटेरियल जो डिफरेंट है, इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी हैं। अगर हम सारे मैग्नेट को मिला के हम प्योरली एक ऐसा मैग्नेट बना के तैयार करते हैं जो हमारे लिए, जो हमारी जो नेचुरल मैग्नेट है, जो हम प्राकृतिक रूप में जो मैग्नेट हमें मिलती है उसकी ही तरह प्रॉपर्टीज़ को शो करे या उससे बेटर प्रॉपर्टीज शो करे। तो इस तरह हम जिस मैग्नेट बनाते हैं अलग अलग मटेरियल को मिक्स करके, उसी में से एक आता है सॉफ्ट फेराइट्स और एक आता है हार्ड फेराइट्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सॉफ्ट मटेरियल की प्रॉपर्टी दोनों ही होती है, डीमैग्नेटाइज्ड और मैग्नेटाइज्ड। तो हम सॉफ्ट फेराइट्स में क्या करते हैं, जैसे अभी हम एलॉय का इस्तेमाल कर रहे थे, एलॉय का इस्तेमाल इसमें भी ऑक्साइड्स का इस्तेमाल होता है, वो करते हैं हम, ठीक है। डाई वैलेंट मतलब कि कोई ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनके पास हम क्या करते हैं, जिनके पास कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो, वैलेंसी जिनकी दो खाली ही हो, उसको हम किसके साथ मिलाते हैं, फेरस ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट फेराइट्स, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सॉफ्ट फेराइट्स आर मेड बाय द मिक्सचर ऑफ वन और मोर डाईवैलेंट ऑक्साइड। डाईवैलेंट ऑक्साइड मतलब एक कंपाउंड हमने लिया। पहले हमने क्या किया, पहले हम मेटल्स मतलब मटेरियल्स ले रहे थे, खाली सिंगल मटेरियल जिनकी बैलेंसिंग या आउटर मोशन में 3 2 5 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स खाली हमको मिले। अब हम क्या ले, पूरा कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है। फेराइट्स में हम क्या ले रहे हैं, पूरा कंपाउंड, जैसे निकिल ऑक्साइड, ठीक है। निकिल ऑक्साइड ही पूरा एक अगर हम यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे देखिए इस जगह पे NiO लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें दो चीजें मिली हुई है। एक क्या मिली है यहाँ पे, एक तो आपका निकिल हो गया और ये होगा ऑक्साइड, ठीक है। तो इससे हमें कंपाउंड बना है। पहले हम क्या कंपाउंड बताया, निकिल ऑक्साइड ही कंपाउंड हम बना है। अब हमने क्या किया, उस निकिल ऑक्साइड कंपाउंड को हमने एक दूसरे ऑक्साइड से क्या किया, मिक्स किया दूसरा में। वो दूसरा ऑक्साइड किसका, ऐसा देखिए निकिल आपका, निकिल भी के अंदर भी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, क्या मतलब आयरन के अंदर भी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो हम निकिल ऑक्साइड को ऐसे कंपाउंड के साथ मिक्स करें जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, और कंपाउंड को हम जब किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स करेंगे तो जो हमारा क्रिएशन बन के जो हमारे पास मटेरियल निकलेगा, जो हम मटेरियल बनेगा वो कहलाएगा आपका सॉफ्ट फेराइट मटेरियल, ठीक है। सॉफ्ट फेराइट मटेरियल जैसे निकिल, कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीशियम में अगर हम निकिल ऑक्साइड को हम किसके साथ मिलाते हैं, फेरस ऑक्साइड के साथ हम मिलाते हैं। अगर हम फेरस ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो जो कंपाउंड बन के हमारा आएगा वो आपका क्या आएगा, जो हमारा कंपाउंड बन के आएगा वो आ जाएगा NiO2। देखिए Na की बैलेंसिंग यहाँ पे पूरी कैसे होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 1, 4 ऑक्सीजन हमको चाहिए, मतलब कि देखिए इस तरह की कुछ बैलेंसिंग निकल के आनी चाहिए इसकी। जैसे एक सेकेंड, ये बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिया आपका क्या, हमने यहाँ पे ले लिया निकिल ऑक्साइड, ठीक है। हमने एक केमिकल रिएक्शन जो कि दिखाना जरूरी नहीं था ना, बताना ही जरूरी था, मगर फिर भी आपसे बता दिया जा रहा है कि कुछ इस तरह का केमिकल रिएक्शन इनके बीच होगा और कोई ये कंपाउंड बनाएंगे। ये कंपाउंड आपस में किस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं इसकी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे क्रैमिक मैग्नेट मेड ऑफ द सॉल्ट फेरिक, यहाँ पे हाई टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, कम वेट पे ही इनको यूज़ किया जाएगा, और टेम्परेचर को हम 273 डिग्री केल्विन से ऊपर रखेंगे, ठीक है। मतलब कि एक रूम टेम्परेचर के टेम्परेचर से ऊपर रहना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे निकिल का सिंगल, निकिल सिंगल है, हमको ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पे एक और एक तीन, तीन ऑक्सीजन है। अगर हम O4 के स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर सकते हैं O4 का, ठीक है। इसके साथ हम क्या बनाएंगे, इसके साथ ही हमारा आ जाएगा NiO4 और प्लस FeO2। यहाँ पे इस तरह का कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, इस चीज़ को मिलाएंगे हम, ठीक है। तो मिला के दिखाने का बस इतना सा सेंस था कि जो रिएक्शन आपका होगा उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे NiO2 को जब हम Fe2O3 मतलब कि फेरस ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो कोई कंपाउंड बन के जो आता है, उस कंपाउंड में निकल और आयरन दो अलग अलग ऑक्साइड्स के साथ वर्क करते हैं। एक जो आपका मेटल होगा, मटेरियल होगा, वो जब उनके साथ मिलेगा तो एक कंपाउंड बन के आता है। वो जो कंपाउंड बन गया तो सॉफ्ट फेरेटाइज बोलते हैं, सॉफ्ट फेरस मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल समझ में आ गया, मतलब हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हम निकल ऑक्साइड एक कंपाउंड लेंगे, पूरा एक कंपाउंड, एक मटेरियल एक कंपाउंड पूरा लेंगे, उस कंपाउंड को हम एक फेरस ऑक्साइड के कंपाउंड के साथ मिक्सचर करते हैं, और जो स्ट्रक्चर हमें केमिकल रिएक्शन से प्राप्त होता है वो होता है सॉफ्ट फेरेटाइज, उसको बोलते हैं। अब सॉफ्ट फेरेटाइज मैग्नेट जो हमको मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जितनी प्रॉपर्टियाँ आपके सॉफ्ट मैग्नेट की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। इसके साथ एक दूसरा एक वर्ड दिखाया गया है, क्रैमिक मैग्नेट, ceramic magnet is made of the soft fertile which is known as the iron magnetic ceramic। ये क्या होता है, एक बहुत पहले लेक्चर में आपको मैं बताई थी कि क्रैमिक्स में क्या करते हैं, जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो
इंसुलेशन का काम करते हैं। मगर यहाँ पे हमारे हम क्या करेंगे, हम इस मटेरियल को भी हम आयरन मैग्नेट की तरह यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, जब इस कंपाउंड के साथ हम इनको मिक्स करते हैं, हाँ, तो क्रैमिक मैग्नेट मेड ऑफ द सॉफ्ट फेराइट, ये सॉफ्ट फेराइटाइज मैग्नेट जो बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, आपका क्रैमिक मैग्नेट। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इनकी होती है वो इस तरह की होती है। देखो, फेराइटीज आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसा कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि क्रैमिक्स मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। क्रैमिक्स आपको पता है कि क्रैमिक्स जो होता है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, मगर वो उसको अगर हम हाई टेम्परेचर दे दें तो वो अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी को छोड़ दे, जो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उसकी होती है, मतलब कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देता है, अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। तो यहाँ पे जो हम आयरन बनाएंगे, मगर यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, कोई भी आयरन को हम इतना ज़्यादा हीट नहीं दे सकते, टेम्परेचर नहीं दे सकते हैं कि जिससे वो क्या करे, अपनी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी को लूज कर जाए। तो यहाँ पे हम जब हम इसको इस मैग्नेट को जब कंपाउंड को जब मिलाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ, तो ये एक क्रैमिक मैग्नेट की तरह काम करता है, मगर हम इसको उस टेम्परेचर पे नहीं ले जाते हैं जहाँ पर जब तक ये आयरन की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता रहता है। अगर उसकी हाई टेम्परेचर कर देंगे तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टी को लूज करती है। इस वजह से इसको ये गुड कंडक्टर के तौर पर हम यूज़ नहीं करते हैं फेराइट्स को। फेराइट्स को हम गुड कंडक्टर के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं करते, मगर ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम ये कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टिंग का काम तो कर देगा पर एक अच्छा कंडक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है। परमेबिलिटी, इसकी परमेबिलिटी जो होती है ये लो होती है। एक डिसएडवांटेज है कि अगर परमेबिलिटी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की हाई होती है तो बहुत अच्छा काम करता है, तो लो परमेबिलिटी भी है हमको मिल रही है, गुड कंडक्टर भी नहीं हो रहा है। गुड कंडक्टर इसका वो हो गया करेक्टरिस्टिक हो गया कि ये गुड कंडक्टर की तरह काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रैमिस की तरह बिहेव करता है। और क्रैमिस में आप जानते हैं कि पर्टिकुलर स्टेज के बाद वो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी खो देता है अपनी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, और हमको तब तक हम बस इसको काम करा सकते हैं जब तक इसके टेम्परेचर को एक फिक्स टेम्परेचर तक इसको वर्क कराएंगे। ठीक है। यूज में ले जाते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर के तौर पे नहीं। अच्छा, परमेबिलिटी जो होती है इसकी लो मिलती है। ठीक है। एडी करंट लॉस भी, एडी करंट लॉस लेस मिलता है, इसकी एडवांटेज। अच्छा, इस तरह में क्या होता है, इस तरह के जो आपको सॉफ्ट फेराइट्स होते हैं, फेराइट मटेरियल होते हैं, इसमें जो एडी करंट लॉस अगर वो कम मिले तो इसका इसका मतलब ये होगा कि वो क्या है, अच्छा वर्क कर रहा है। क्योंकि एडी करंट लॉस में तो हमको एनर्जी बहुत लॉस होती है ना, इसी वजह से हम चाहते हैं कि एडी करंट लॉस हमारा ज़्यादा ना हो, कम लॉसेस हमको मिले, तभी तो कोई चीज़ अच्छी तरह से काम कर, अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे हार्टिक लॉस हमें कम मिलता है, ये इसके एडवांटेजेस भी है। हार्टिस लॉस की अगर हम बात करते हैं तो हार्टिस लॉस हमारा लो रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर्टीज़ में आता है। हार्टिस लॉस जितना अधिक कम रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी अच्छी रहेगी और मैग्नेट बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को हमको कन्वर्ट करके देता रहेगा। सिचुएशन स्टेट की हम जो बात करें तो ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है आपको हार्टिस लॉस में फर्स्ट यूनिट के ही फर्स्ट लेक्चर में बता दी गई थी। तो देखेंगे आप तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि उस यूनिट में इंट्रोडक्शन चल रहा था आपका कि इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर किस तरह की चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो उसमें आपने एक कंडक्टिव मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टर, मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अगर हम लोग किसी मटेरियल के मैग्नेटिक इसको बताने के लिए मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि हमने बी एच कर को पढ़ा था। बी एच कर मतलब कि हो गया हार्टिस लॉस। ठीक है। हार्टिस लॉस के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था, वहीं पे आपको ये बताया कि अगर कोई भी मटेरियल जिसके अंदर हार्टिस लॉस कम मिले हमको, ठीक है, और करेंसी फोर्स ज़्यादा मिले, परमेबिलिटी हमको क्या मिले, अच्छी मिले, ठीक मिले, हाई परमेबिलिटी मिले, तो वो मटेरियल आपका मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। फर्दर वो किस किस तरह का मैग्नेट वर्क, फर्दर वो किस तरह के मैग्नेट का वर्क करेगा, मतलब कि वो गुड मैग्नेट की तरह आएगा, फेरो मैग्नेटिज्म में आएगा, प्योर मैग्नेट्स में आएगा, टाइप्स ऑफ किस मैग्नेट्स में आएगा, इसको पढ़ने के लिए आगे हमने चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आप सबको ये चीज़ें याद हो जाए कि एडी करंट्स लॉ, परमेबिलिटी और आपकी क्या होती है ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सिचुएशन ऑफ मैग्नेटिक डेंसिटी वैल्यू इज लो। सिचुएशन की भी एक कंडीशन मैंने आपको उसी में पढ़ाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हार्टिस लॉस में सेचुरेशन की एक कंडीशन बताई थी, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे किसी भी मटेरियल को आप चाहे कितना भी वोल्टेज दे दें, चाहे कितनी भी करंट उसमें सप्लाई कर दे, वो अपने पर्टिकुलर स्टेज से जरा से हटता नहीं है और उसी स्टेट पे कॉन्स्टेंटली रहता है। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। ठीक है। तो
तो ये आपका हो गया क्या सेचुरेशन, हाँ चलिए, इट्स सेचुरेशन मैग्नेटिक डेंसिटी वैल्यू इज लो, मतलब कि या जो इनका मतलब कि फेराइट्स का सॉफ्ट फेराइट्स का जो आपका वो बनता है बीएच कर्व बनेगा, इस मटेरियल का जो बीएच कर्व उसमें जो आपका सेचुरेशन स्टेट आएगा वो स्टेट क्या होगा आपका लो रहेगा। तो जो एक डिसएडवांटेज ये कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर समय के बाद हम कितनी भी वोल्टेज दे रहे हैं, हम कितना भी करंट उस पर सप्लाई कर दे, वो अपने डेंसिटी को चेंज ही नहीं कर रहा और मिनिमम डेंसिटी पर ही वो काम कर रहा है। और ऐसा करने पे वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो हमको निगेटिव कोफिशिएंट मिलना शुरू हो जाएगा जो कि हमारे मटेरियल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये एक तरीका का डिसएडवांटेज है इस सॉफ्ट फेराइट्स में। ठीक है, आगे चलते हैं हार्ड फेराइट की तरफ। देखिए हार्ड फेराइट, हाँ हार्ड फेराइट मटेरियल देखिए फ़ारेनहाइट, ठीक है। हार्ड फेराइट मटेरियल में क्या होगा, सॉफ्ट फेराइट मटेरियल में हमें जाना, सॉफ्ट फेराइट मटेरियल में हम किस मटेरियल का यूज़ कर रहे थे, हम निकल ऑक्साइड का, कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज़ कर रहे थे। इसी तरह हार्ड फेराइट्स में हम जो करेंगे बेरियम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे, ठीक है, BaO। इसका केमिकल सिंबल क्या होता है, BaO। इसको हम किसके साथ मिलाते हैं, Fe2O3 के साथ। अच्छा, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड के साथ हम इसको मिलाते हैं, मगर अब ये बात समझने की है कि दोनों के लिए हम जो कंपाउंड दूसरा वाला यूज़ कर रहे हैं फेरस ऑक्साइड ही यूज़ कर रहे हैं, और पहले वाले कंपाउंड में भी हम बेरियम ऑक्साइड, तो उसमें क्या था, डाई वैलेंट था। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार स्लाइड को पीछे करके कि यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो ये है कि ये जो आपकी मटेरियल्स है, ये जो आपके बढ़ते थे डाई वैलेंट है, ठीक है, डाई वैलेंट है। और यहाँ पे जो आप मटेरियल पढ़ेंगे तो बी ए का आप स्ट्रक्चर देखिएगा और परमाणु क्रमांक वगैरह एटॉमिक नंबर वगैरह देखिएगा, कितने इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम इसको जब हम बनाते हैं तो ये भी प्रॉपर्टीज आपकी स्लाइटली जो होती है, इसलिए भी प्रॉपर्टी आपकी सॉफ्ट मेटेरियल की तरह स्लाइटली लोअर अपर रेट पे वो यूज़ करते हैं। मतलब एक लाइन आपको बता दे रही हूँ उसका, उसके बाद मैं बताती हूँ। इसके लिए जो हम ये BaO2 ये जो मैं आपका है ना बेरियम ऑक्साइड की हम वेटेड मात्रा बहुत कम लेते हैं, और इसी से कुछ मात्रा जैसे कि मान लीजिए 2:3 के रेशियो में हम नहीं, इसको 1:3 के रेशियो में भी नहीं बनाएंगे, हम इसको स्लाइटली अपर करेंगे। स्लाइटली अपर का मतलब अगर हम बेरियम ऑक्साइड को 1 ग्राम ले रहे हैं तो हमको फिर फेरस ऑक्साइड की मात्रा को 2 ग्राम लेंगे या 1.5 स्लाइटली ऊपर करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे, जिससे जो होगा कंपाउंड जो हमको बन के आएगा, जो कंपाउंड बन के आएगा वो आपका कहलाएगा हार्ड पैराटाइज। हार्ड पैराटाइज मटेरियल जो आपके होंगे वो जो प्रॉपर्टीज आपके सॉफ्ट मटेरियल उसी तरीके की प्रॉपर्टीज रखेंगे, पर पूरी नहीं, क्योंकि आपको बात पता है कि हार्ड मटेरियल्स जो होते हैं सॉफ्ट मटेरियल की तुलना में हार्ड मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार मैग्नाइजेशन का काम करते हैं, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं सॉफ्ट मटेरियल की तुलना में ना। तो इनके अंदर भी सॉफ्ट मटेरियल की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, पर ये जरूरी नहीं कि ये मटेरियल डीमैग्नाइज्ड है, डीमैग्नाइज ये नहीं होगी, ये क्या होंगे, लगातार अपने आप को मैग्नेटाइज ही करते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इनके मैं यहाँ पे पढ़ते रही, इट इज़ द प्रॉपर्टी सेम एज द सॉफ्टवेयर मटेरियल। सॉफ्टवेयर मटेरियल क्या प्रॉपर्टी, सॉफ्टवेयर मटेरियल मैग्नेट डिमांड दोनों होता था। अच्छा, अब सॉफ्ट मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या, तो उसमें हमको क्या मिला, एडी करंट लॉस हमको क्या मिल रहा था, लो मिल रहा था, ठीक है, जो कि होना चाहिए, एडी करंट लॉस हमको लो ही मिल रहा था ना, हाँ, एडी करंट लॉस हमको लो मिला था, जो कि क्या हो रहा था, लो मिल रहा था हमको, एडी करंट लॉस हमको जब लो मिल रहा था, एडी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडी करंट लॉस हमको लो मिल रहा था, जो क्या है, मैं एक अच्छी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे भी हमको उसकी एडी करंट लॉस जो होगा लो मिलेगा। सैचुरेशन स्पीड की जो इसमें बात करें हम, सैचुरेशन कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट फेराटाइज में जो सैचुरेशन कंडीशन है पर्टिकुलर स्टेट पे कांस्टेंट हो जाती है और वहाँ पे डेंसिटी हमको लो मिलती है। अगर यहाँ पे जो है लगातार मैग्नाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी भी आएगी जिसमें वो अपने आप को निगेटिव तो नहीं करेगी और उसी कंडीशन पे कॉन्स्टेंटली फ्लो ही रखेगी। अगर सॉफ्ट मटेरियल की हम बात करें तो वो अपने आप को निगेटिव स्टेट की तरफ ले जाएगी, जो ये आपको मैं बता रही हूँ निगेटिव स्टेट की तरफ ले जाएगी, ये मैं आपको BH कर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, शायद आपको याद भी हो, नहीं याद है तो नेक्स्ट टाइम में जब आपका वीडियो आएगा उसमें BH कर एक्सप्लेन हो जाएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिचुएशन को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे छोड़ देगी, यहाँ पे हम टेम्परेचर को एकदम भी वेरी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आपकी आएगी हैविंग दी कंटेनिंग दी स्टोनियम फेराइट SR Fe2 एंड Fe2 इज माइक्रोवेव। अच्छा,
एक चीज़ और को बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आप बेरियम ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं और वहाँ के पीछे वाले में हमने सॉफ्ट में पढ़ा उसमें हम निकल कोबाल्ट, इसी तरह एक और मटेरियल हम यूज़ कर लेते हैं कि हार्ड हार्ड फेराइट्स बनाने के लिए कंपाउंड मटेरियल यूज़ करते हैं, जो वो होता है SrFe2O19। ये स्ट्रक्चर है इसका SrFe2O19, ठीक है। मतलब हम यूज़ करेंगे SrO, मतलब कि स्टोरियम फेराइट्स बनाना है तो हम यहाँ पे स्टोरियम ऑक्साइड पहले यूज़ करेंगे SrO, और उसको हम रिएक्ट कराएंगे Fe2O3 के साथ। ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर जो आपका बन के निकलेगा इस तरह निकलेगा। इसको हम माइक्रोवेव्स में या डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, और हम इसको रिकॉर्डिंग मीडिया में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं। रिकॉर्डिंग मीडिया वगैरह में हम एक मैग्नेट छोटा सा लगाते हैं जिसमें हम इस मटेरियल को इस्तेमाल करके वो मैग्नेट बनाते हैं। ये मैग्नेट बनाते नहीं, ये मैग्नेट खुद ही में बन जाता है। इसको हम जब क्या करें, SrO2 और Fe2O3 को जब मिलाएंगे, ये पूरे स्ट्रक्चर को जब मिलाएंगे तो कंपाउंड जो निकलेगा उसके अंदर खुद ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेट की तरफ खुद ही वर्क उसी मटेरियल को हम यूज़ करते हैं माइक्रोफोन्स वगैरह बनाने के लिए। अरे माइक्रोवेव डिवाइसों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बनाने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ इसके बारे में, है कि अब ये तीन प्रॉपर्टी होगी। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हार्ड फेराइट और फेराइट सॉफ्ट फेराइट और हार्ड फेराइट में कि क्या 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 चीज़ें हैं। तो सॉफ्ट फेराइट में आपको मैंने बता दिया कि वहाँ पे क्या होता है, दो कंपाउंड को ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम दो कंपाउंड को ही यूज़ कर रहे हैं। हार्ड में भी वहाँ पे हम डाई वैलेंट बैलेंसिंग लेते हैं, और यहाँ पे आप पीए का जो भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अनुसार बैलेंसिंग है। दोनों को हम एक ही तरीके के ऑक्साइड में मिक्स करते हैं, जो कि होता है क्या होता है, फेरस ऑक्साइड या एक दोनों को एक ही तरह कंपाउंड मिल सके तो उससे जो कंपाउंड बनता है, मतलब कि सॉफ्ट वाले से बनता है NiO2 से जो कंपाउंड बनता है, उस वो कंपाउंड से जो मटेरियल बनता है उससे वो आपका होता है सॉफ्ट फेराइटाइज मटेरियल। और वो मटेरियल जो आपका होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं ये भी बता दिया गया। और हार्ड मटेरियल में जो कंपाउंड बन के आपका आता है वो आपका आता है हार्ड फेराइटाइज। और इस हार्ड फेराइटाइज को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसको हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। देखिए, चीज़ें जो होती हैं हमेशा चेंज होती हैं। अगर मैं आज आपको कहूँगी कि आज आप 2 नंबर पाएंगे तो कल को आप और मेहनत करेंगे और चीज़ें को पता करेंगे और आप 4 नंबर गेन कर लेंगे। इसी तरह हम एक मटेरियल पे तो टिके नहीं हुए हैं ना, हमने एक मटेरियल के बारे में स्टडी की, बहुत जानकारी पाई, और इसी तरह धीरे धीरे हर मटेरियल्स को जब इंक्लूडिंग चेकिंग स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको डिफर या कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा या एक्स्ट्रा कम मिलती है। तो जब इस तरह की चीज़ें मिलती है तो हम अलग अलग मटेरियल से उसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जो इस्तेमाल करते थे BeO2 Fe2O3 को इस्तेमाल हम माइक्रोवेव डिवाइसों में करते थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टोनियम फेराइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बेरियम के फेराइट से थोड़ा सा डिफर होगा, ठीक है। डिफर होने की वजह क्या होगी, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी चीज़ के डिफर होने की वजह वहाँ पे जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे कि जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, बैलेंसिंग जितनी अधिक खाली होगी होगी, ठीक है, या जितनी कम होगी, किसी की बहुत कम खाली होगी तो उस तरह की, जैसे किसी बार एक बैलेंस है, किसी बार दो बैलेंस है, तो हमारे पास दो की साझा करने की क्षमता हो रही है, और कहीं पे एक ही से हमारा काम चल जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के वेरिएशन पे डिपेंड करता है, उसकी बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। फिर इलेक्ट्रॉन के किस कंपाउंड के साथ मर्ज हो रहा है, उसकी मर्ज किस कंपाउंड के साथ, उसकी बैलेंसिंग क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन के अलग अलग मटेरियल के अलग करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती हैं। तो पहले हम BeO2 का इस्तेमाल भी करते थे माइक्रोवेव डिवाइसेस बनाने के लिए, मगर अब हम करते हैं इसका इस्तेमाल क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की करेक्टरिस्टिक में थोड़ा बहुत चेंजेस आया होगा। अब वो चेंजेस क्या आया क्या नहीं आया, ये सारी चेंजेस को पढ़ने के लिए इतना नहीं हमको पढ़ना, हमको इतना जानना है हार्ड पैड मटेरियल कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन आप किसी भी माइनॉरिटी मटेरियल का सिलेक्शन आप कैसे करिए। मैं बहुत स्टार्ट से आपको बता रही हूँ कि कैसे हम किसी भी माइनॉरिटी मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। तो आज थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, 7 8 9 पॉइंट से, यहाँ पे मैंने 3 ही पॉइंट मेंशन किया है तो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मेंशन किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका क्या कहते हैं कैसे सिलेक्शन करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे लिखा था डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर यूज इन द मैग्नेटिक used in making the different type of instrument of electrical and electronics machine and magnets, ठीक है। देखिए, मतलब क्या हुआ, पूरी लाइन कहने का मतलब डिफरेंट तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज़ करते हैं। अभी तक जितने मैग्नेटिक ना, इसमें हमने कितने कितने मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े, हमने 8 9 मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ लिए। जैसे नाम के तौर पर बता दूँ, प्योर आयरन हमने पढ़ा, उसके बाद कोबाल्ट स्टील पढ़ा, ग्रेड ओरिएंटेड स्टील पढ़ा,
इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलिनिको पढ़ा। एलिनिको के पहले भी हम लोगों ने निकल कोबाल्ट स्टील भी हमने पढ़ रखा था। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। मटेरियल जिसके अंदर ये कैसे मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है या हम खुद को डेवलप करते हैं। तो इसी मैग्नेटिक मटेरियल को जो हमने पढ़ा, इससे हम एक इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वही चीज़ में लिखा हुआ। अब उन मैग्नेट सारी चीज़ों को हम जो मटेरियल्स बना रहे हैं कैसे सेलेक्ट करेंगे, किसके लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करें, ठीक है। तो उसी को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है मैग्नेटिक मटेरियल इज चूज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, उसकी हम परमेबिलिटी को चेक करें, अभी बताएंगे कैसे चेक करना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर्व क्या होता है, करंट होगा, यहाँ पे कर्व लिखा गया है, करंट होगा, यहाँ पे ये कर्व लिखा गया है, करंट होगा, गलत हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक कर्व्स होगा। इसके आगे भी है, इसके आगे भी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप तक जाएंगी। 7 8 9 प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपकी है परमेबिलिटी, इसको हम बताते हैं कि परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो स्लाइड को आगे करते हैं, आगे चलते हैं। परमेबिलिटी किसी भी मटेरियल की अगर हम बात करें तो जैसे हम किसी तार के आप क्या सोचते हैं, अब एक मटेरियल बनाते हैं तो किसी मटेरियल का आप क्या रेजिस्टिविटी पता करते हैं, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में परमेबिलिटी पता की जाती है। रेजिस्टिविटी पता करते हैं, आप देखते हैं उस मटेरियल की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है कि कितनी वोल्टेज के कितने एम्पियर के करंट को सह सकता है, डैमेज नहीं होगा, यही सब चीज़ पता करते हैं ना आप। इसी तरह हम परमेबिलिटी में, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वही चीज़ परमेबिलिटी काम करती है, ठीक है। ऐसे ही काम कुछ परमेबिलिटी का भी होता है। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट में लिखा है ए मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेटेड टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, कहने का क्या मतलब हुआ कि हम अगर बात कर रहे हैं कि एक मैग्नेट हम ले हैं और किसी हम मटेरियल को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, अब वहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन क्रिएट होंगी, जो जनरेट होंगी, वो उनकी इंक्रीज करने और डिक्रीज करने की वैल्यू पे भी हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिपेंड करता है। इनसाइड अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो इनसाइड ए मटेरियल कंपेयर्ड विद द मैग्नेटाइजेशन फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड इन विच द गिवन मटेरियल इज लॉक्ड और द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड फील्ड इज डिवाइडेड टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, ठीक है। और ये हो गया म्यू, ग्रीक भाषा में म्यू उसको लेते हैं। पर मतलब मैंने आपको अच्छे लगता है ना, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो ऐसे किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें उस मैग्नेटिक उस मटेरियल को उस फील्ड में रखने पे उस मटेरियल की कितनी स्टेबिलिटी होती है, इसको चेक करने के लिए हम इसको को इस्तेमाल करते हैं। अब मैग्नेट वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से काम करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H काम करेगा आपका, और एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B काम करेगा। इन्हीं दोनों के रेशियो पर डिपेंड आपका करता है क्या, परमेबिलिटी। मतलब कि आपका, आप यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है म्यू, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू B/H। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने आपको बता चुकी है, हाइटिस और लॉसेस, फिर भी और बता दे रही हूँ। जो आपकी परमेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंटेंसिटी जो आपकी होगी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोलो या इंटेंसिटी बोलो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसकी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और जो आपकी फील्ड की डेंसिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी परमेबिलिटी कुछ इस तरह से काम करेगी। कहाँ चले गया यार, अरे यार ये रहा, हाँ। मान लीजिए ये ग्राफ बना आपका, ठीक है, एच और बी का, एच और बी का बना, हमको म्यू का ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे बनेगा, हमको क्या करना है, इंटेंसिटी को घटाना है और डेंसिटी को, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी को बढ़ाना है। मतलब कि हम कुछ यूँ जाएंगे, इसको हम बढ़ाएंगे, मतलब कि ये बढ़ते हुए गया, और इसको हम घटा रहे हैं, डायरेक्टली घटा रहे हैं, ये घटते घटते कहाँ चला जाएगा, इसको हम क्या करें, डिक्रीज करते जाएंगे ग्राफ, और इसको हम बढ़ाते जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, सेंस आपका कहने का ये निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए, हमने बताया आपको कि म्यू क्या करेगा, म्यू कोस्ट होता है B/H, B/H यही होता है। अब हमने आपको ये कह दिया कि
हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें हमको म्यू को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है 1/h के। तो पहला अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और पहली ग्राफ हम प्लॉट करें तो हम किसमें कर लेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाना है हमको, तो हम करेंगे एच और म्यू की हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको अगर म्यू दिखाना है इसकी एच, मतलब कि अगर हम इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है तो इसको हम घटाते जाएंगे और ऐसा कंडीशन आएगा जब ये क्या होगी, एकदम से जीरो हो जाएगी, ये कंडीशन पे एकदम जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसी की प्लॉटिंग हम करें किसके साथ, अगर हम इसी की प्लॉटिंग करें बी के साथ, तो हम म्यू को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, मतलब कि बी यू का हमारा ये है और म्यू हमारा ये है, तो प्लॉट करना हमको तो ये बढ़ेगा, मतलब कि हम यूँ कुछ भागेंगे इसमें भी, तो ये ग्राफ प्लॉट कुछ इस तरीके का नजर आने लगेगा, हाँ, बी और एच का, ठीक है। बी और एच की प्लॉट इस तरह की नजर आने लगेगी। अच्छा, तो ये आपके पास समझ में आ गई होगी अब कि जो हमारा परमेबिलिटी होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इंटेंसिटी की बात करें या तो स्ट्रेंथ बोल दीजिए उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड चीज आपको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, सेकंड लाइन में क्या लिखा है, सेकंड लाइन में लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज अ मेजर ऑफ द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फील्ड विद इन ए मटेरियल, कंसीडर एक concentrations of the magnetic field lines और flux per unit क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्या मतलब हुआ, एक हमने ले लिया कंडक्टिव मटेरियल, ठीक है, ये हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लेके यहाँ पे, और हमने मान ली किसको हमने रख दिया, तो यहाँ से हमारी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड पासेस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस होगा इससे, इस मैग्नेट के अंदर से, मतलब कि इस मटेरियल के अंदर से जितना ही, वही चीज़ आपको बोला थी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर्ड एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड with a material considered as a concentrations of magnetic field lines of flux per unit cross section area। इसके एक एरिया, मतलब कि मान लीजिए अगर हम पूरा इसको ए मान ले रहे हैं, पूरा एरिया ए है इसका, अगर हम पूरे एरिया को ए मान तो इससे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपकी क्या होगी, एक्चुअल फ्लक्स डेंसिटी आपकी वही होगी, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच इज मेजर्ड थ्रू द मैग्नेटाइजिंग द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। अच्छा, जब आप अच्छा, ये डिटेल हो गया आपका। जब हम अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम लगाते हैं और उसको हम रोटेट करा दें, तो जो हमारी करंट कैरिंग चार्ज बनेगी ना यहाँ पे, तो करंट हमारी फ्लो होने लगेगी इस वायर के अंदर, इस मटेरियल के अंदर, वो क्या करेगी, जो जब आपका मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, तो फील्ड प्रोड्यूस, जब ये मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज कब होगा, जब हम इसको कोई फोर्स लगाएंगे तभी तो मैग्नेटाइज, जब तो कहीं से हम इसको टेम्परेचर दें कुछ तो दें, तभी ना मैग्नेटाइज होगा। जब ये मैग्नेटाइज होगा तो हमारा क्या होगा आपका, तो वो हमको क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही जनरेट करेगा कॉइल ऑफ द वायर, करेगा प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनटू द कॉइल ऑफ द वायर। तो इस ये जो आपका मटेरियल जिसके ऊपर हम मान लीजिए कॉपर की कोई कॉयल लपेट दे रहा है, तो वो क्या करेगा, करंट को फ्लो कराना शुरू कर देगा। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड आगे चलते हैं। आगे की साइड पे चलते हैं। अच्छा, परमेबिलिटी वो जो होती है आपकी, जो मैंने आपको बता दिया कि बी और एच पे डिपेंड करती है आपकी, और दूसरी चीज़ है जो आपका मटेरियल कौन सा मटेरियल है इस पर भी डिपेंड करती है। तो जैसे तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए उसकी कंडीशन के हिसाब से परमेबिलिटी काउंट है, किसी एक मटेरियल के लिए प्लस परमेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो हमें किस तरीके के मटेरियल मिलते हैं, पैरामैग्नेटिक मिलते हैं, डायमैग्नेटिक मिलते हैं, और क्या मिलता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। तो हम बात करें पहले की, कोई भी मटेरियल में भी क्लासिफाइड मैग्नेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परमेबिलिटी, फर्स्ट लाइन होगी। दूसरी हो गया, ए डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज द कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1। जो परमेबिलिटी होती है किसी डायमेटिक मटेरियल किसी पर्टिकुलर उसमें किसी पर्टिकुलर मीडियम पे रखने पे जो उसकी डायमेटिक की प्रॉपर्टी होती है उसकी वो रिलेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाएगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। अगर हम उसी की बात करते हैं, अगर डायमेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो उसमें एक आपका डायमेटिक मटेरियल में स्टार्ट में बता दिया था, डायमेटिक मटेरियल सच
डायमीटर मटेरियल मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि डाइपोल्स उसके जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, हिलते डुलते नहीं है, रोटेट नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे तो कोई आपको डाइपोल मिलता ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। when the diamond materials such as the bismuth or place in the magnetic field, external field is partly explates and the magnetic flux density is within the slightly reduced। वहाँ पे मैंने बताया था डायमेटिक में कि कोई भी मटेरियल आपको लेते हैं, अगर उसकी अगर डायपोल्स नहीं आपको मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, अगर जब को डायपोल चाहिए तो एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही लगाएंगे तो हमारे वहाँ पे दो चीज़ें इंक्लूड डेवलप होके आएंगी, एक आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक ईएमएफ और एक अपना खुद का एटॉमिक इंड्यूस डायपोल एक आएगा आपका इंडक्शन मैग्नेट से, मतलब इंडक्शन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी आपकी, और एक आपका आएगा एटॉमिक इंडक्शन, ठीक है। यही तो चीज़ काम करती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हमको जिसकी वजह से हमको वहाँ पे डाइपोल्स मिलेंगे वो, और जिसकी वजह से क्रिएशन होगा वो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का होगा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आपका जो क्रिएशन दिखाएगी, जो चीज़ें दिखाएगी वो बहुत ही स्लाइटली आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक तो उतना होता नहीं, तो जो भी चीज़ें होंगी तो एटम्स पे हमको डाइपोल्स नहीं ना मिल रहा है, इस वजह से ये आपको मैंने बता दिया है। परमानेंट मैग्नेट की अगर बात करें तो परमानेंट मैग्नेट का भी बात करें, परमानेंट मैग्नेट हैज द कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन मोर देन 1, एक 1 से ज़्यादा होती है अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक की ऐसी प्रॉपर्टी कुछ होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल सच एज द आयरन डज नॉट हैविंग द कांस्टेंट परमेबिलिटी एट द मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंक्रीज। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि आपको एक बात बताया भी गया था, बताई भी है कि जो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर दो तरीके के मटेरियल्स पाए जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बताया गया था सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं मैग्नेटाइट डिमैग्नेटाइट दोनों होते हैं। तो जब कोई चीज़ मैग्नेटाइट डिमैग्नेटाइट दोनों ही हो रही है, एक ही पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर दोनों ही चीज़ पाया जा रहा है, अभी तक तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में दोनों चीज़ एक ही के अंदर नहीं पड़ेगी, मगर ये ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमको मिला था। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक मटेरियल जो हमको मिला था, इसके अंदर वो दोनों प्रॉपर्टी एक ही मटेरियल के अंदर पाई जाती है। जब एक ही मटेरियल में दोनों प्रॉपर्टी पाई जा रही है तो इसका मतलब वो इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करे। तो अब हमारी परमेबिलिटी जो हमारी इम्यूनाइजेशन पे ही डिपेंड करती है, बीएच कर पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे क्या होगी वो चेंज होती रहेगी। हम पर्टिकुलर फिक्स परमेबिलिटी इसके लिए नहीं बता सकते हैं। प्योर आयरन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्योरीफाइड आयरन एज ए मेनली मैग्नेटिक अलॉयज हैज द मैक्सिमम रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी तक जो मैग्नेट आप पढ़ रहे थे इसमें एलॉय का हम यूज़ कर रहे थे, जैसे हमने कोबाल्ट स्टील का यूज़ बताया था, तो इसमें एलॉय का यूज़ किया जाता है, तो एलॉय में परमेबिलिटी बहुत ही हाई मिलती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके अब क्लियर हो गए होंगे इसमें कैसा क्या क्या मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजिंग करंट, देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हुए काम करेंगे कि हमारे करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप होगी, इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे कि कैसे डेवलप हो रही है, ठीक है। तो एक मिनट। हम्म, 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 हम्म। तो यहाँ पे वो करते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे डेवलप हो रही है ये। एक सेकंड। हाँ, तो पहले हम देखते हैं करंट कैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप कर जाती है, उसके बाद आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट वर्क कैसे करते हैं, वहीं पे मतलब करंट जैसे डेवलप की वहीं पे आपको पता चल जाएगा। देखिए उसके लिए हम क्या लेंगे, पहले यहाँ पे फिगर आप देखिए, फिगर में देखिए लिखा हुआ एक कंडक्टिंग रॉड लेंगे। ये कौन सा कंडक्टिंग रॉड है? कैसा रैंक है? ऐसा रॉड जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, मैग्नेट का बना हुआ हो, या मैग्नेट का बना हुआ हो, या एक कोई भी मटेरियल का बना हो, जैसे कि एक ऐसा मटेरियल जो हमको मैग्नेट से कनेक्ट करा दे। इस तरह के हम कंडक्टिव मटेरियल लेंगे, जैसे हम इस यहाँ पे हमने जो यूज़ किया वो हमने यूज़ किया पैरा मैग्नेट मट, ठीक है। ये मोबाइल तो यहाँ पहले लिखा, मैंने वो समझाते थे, फिर मैं आपको ये समझा रही हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है while the permanent magnet produce a good and sometime very strong static magnetic field, ठीक है। कैसे परमानेंट मैग्नेट की बात है, यहाँ पर हम कंडक्टर ले रहे हैं वो परमानेंट मैग्नेट का ले रहे हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मैंने आपको बनाना बता दिया था कि कैसे हम यूज़ करते हैं उसका। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसको हम एक लेंगे और इसको क्या करेंगे, जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मतलब कि इसके आसपास अगर हम कोई मैग्नेट रखते हैं तो वो क्या करेंगे, very strong static magnetic field. In some application, since the strong of the magnetic field is slightly too weak and need to be able to control the amount of magnetic fields that is present, मतलब एक हमको कंडक्टिंग रॉड लेना है जो परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ है,
ठीक है। उसको हम जब लेते हैं और उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हमको दो कंडीशंस मिलती हैं, या तो उस परमानेंट मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाए, हाँ, या तो हमको क्या मिले वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। दो ही तरह की कंडीशन होगी। तो जब हम इस तरह का एक मटेरियल लेते हैं जो परमानेंट मैग्नेट है, प्रोड्यूस ए गुड एंड समटाइम वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट उसकी जो परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से कैसा होगा, हमको वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। एप्लीकेशन जो हम इसका देखते हैं, in some applications the strength of the magnetic field is still too weak or need to able to control the around the magnetic flux present। परमानेंट मैग्नेट हमने लिया, हमने उसके आसपास मैग्नेट्स रखे और वो परमानेंट मैग्नेट जिसकी प्रॉपर्टी की है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करेगा, मगर देखा जा रहा था कि वो क्या कर रहा था, वीक कहीं ना कहीं वीक कंट्रोलिंग पावर उसकी हो रही थी। कि क्यों हो रही थी कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा था, मैग्नेटिक का कहाँ जनरेट, पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के भी जितनी मैग्नेटिक लाइन पर्टिकुलर निकल जाती है उस मैग्नेटिक फील्ड की, उस मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक लाइन से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर निकल जाती है, वहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट जो आपका हो रहा था, वो क्या हो रहा था, आपका अमाउंट उसका ज़्यादा जनरेट हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए मच स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंट्रोलेबल मैग्नेटिक फील्ड वी नीड यूज द इलेक्ट्रिसिटी। जिसके लिए हमें क्या करें, अब हमने एक मैग्नेट लिया था, परमानेंट मैग्नेट का कंडक्टर यूज किया है, उसके पास हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है तो जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। मैग्नेट की वजह से परमानेंट, देखिए आसपास रखे मैग्नेट की वजह से, और खुद जो कंडक्टर है जो आपका परमानेंट मैग्नेट है उसकी वजह से हमको जो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा था उसकी उस फ्लक्स की जो फ्लक्स की मात्रा थी वो ज़्यादा हो रही थी, प्रेजेंट उसका ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, या तो हमने बैटरी का इस्तेमाल किया या तो हमने इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया। कैसे करेंगे, कहीं से तो हमें करंट फ्लो करानी है ना कोई चीज़। हाँ, तो उसके लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को जब हम यूज़ करेंगे तो आपका जो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नीड टू यूज इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फ्लक्स होंगे जो इधर जो ज़्यादा डेवलप कर रहे थे वो रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड में चलते हैं। सेकंड लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूजिंग द कॉइल, जब हम कॉइल को यूज़ करें, अब हमने उसको बैलेंस करने के लिए कॉइल को इस्तेमाल कैसे किया, हम उस कंडक्टर के ऊपर एक कॉपर के वायर की वाइंडिंग कर देंगे। ठीक है, by using the coil of the wire vapor would around of soft magnetic material such as iron core, we could produce very strong electromagnetic magnets for use on many different type of the electrical application. This is used for the coil wire produces as the relationship between the electricity and magnetism that is given the another for the magnetism called the electromagnetism। ये बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई समझा दे रहे हैं। जो कंडक्टिंग मटेरियल आप पैरामैग्नेटिक यूज कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं। ठीक है, उस वायर के पास से अब जितने भी साइनसॉइडल वायरिंग की जाती है इसकी, तो उसके पास अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजरेंगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी, और वो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही थी उसको सॉफ्ट मटेरियल अंदर खींच ले रहा है, और उस मटेरियल को जब अंदर जो हम खींच रहा है तो वहाँ पे जो हमको जनरेट मिला, वहाँ पे हमको जो करंट मिलेगी, या जो जो हमारे पूरा फॉर्मूला कहलाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करंट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट वहाँ पे डेवलप होगी। सेकेंड चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलती है, सब बताई जा रही है, वो आपको यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is produced when the electric current flow throughout the simple conductor such as the length of wire cable and the current passes throughout the whole conductor। वही चीज़ आपको अभी बता दी है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड द कंडक्टर हैज डिफाइंड द डायरेक्शन ऑफ द बोथ नॉर्थ एंड पोल्स produced being the determining by the direction of the electric current flowing throughout the conductor। मतलब क्या बोल रहा है कि नॉर्थ टू साउथ द पोल प्रोड्यूस द determined by the direction of the electrical current flowing throughout the conductor। ठीक है,
सेकंड चीज़ में यहाँ पे आप एक चीज़ और 2 सेकंड आपको मिल रही है। ये आपको बता रहा है कि therefore the necessary to establish the relationship between the current flowing throughout the conductor and the resultant magnetic field produced by the around is the slow current flowing is defined as the relationship between the electricity and magnetizing for the electromagnetism. अच्छा, एक चीज़ यहाँ लास्ट जो आपको मिलेगा कि डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कंडक्टर with the corresponding magnetic field produced being the stronger near to the center of the current carrying conductor. This is because of the path length of the loop being greater the further way of the conductor resulting into the weak flux lines shown the below. ठीक है, कुछ कहने का मतलब करने का मतलब बस इतना था, जो लाइन से मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाती है तो उस ऑटोमेटिक मटेरियल के थ्रू उसको अंदर कर लिया गया, और जब अंदर ले जाएगा तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उतनी ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही अच्छा होगा, जितनी नंबर ऑफ लाइंस पासेस करेंगे उस मटेरियल के अंदर से फ्लक्स भी हमको उतना ही अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी हमको उतनी अच्छी उसकी मिलेगी। ये बात तो पहले फर्स्ट ईयर में भी बताया जा चुका है कई बार। ये एक चीज़ आपको जो पढ़ानी वो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। अच्छा, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, कल आपका जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ है नहीं, सिंपल चीज़ है, आप इलेक्ट्रिसिटी जितना आप पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, ये थी चीज़ें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखी है। वो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या, ब्रेकडाउन क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। मतलब वही चीज़ आपको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से डिफर नहीं है, दे आर द सेम वे, बट दैट द मटेरियल यूजिंग द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो मटेरियल्स हम इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ करें वो हम मैग्नेटिक के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। फर्दर दैट तब की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ ले जाता है और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की तरफ ले जाता है। अगर हम रिलेशन करके पढ़ते चले तो सभी चीज़ें बैलेंसेबल है एक ही तरीके से, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जैसे डेवलप होती है वैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप कर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड हम तो मैग्नेट लगा देते हैं उसकी वजह से डेवलप कर जाती है, हम उनकी वजह से डेवलप कर देते हैं जो हमारे एक वायर, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा देते हैं, करंट कैरिंग वायर जो होता है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो मर्ज्ड है, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पा जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीका सिंपल है बस थोड़ा समझने की बात है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए तो एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे या देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रिलेशन करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें, रिलेट करके पढ़िए जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।